Good morning, class. This is Anurag Bharat, going to teach you social science. Here is first chapter, the French Revolution. The French Revolution. So, before the starting the chapter, let's get brief knowledge about it. हुआ क्या था बेटा? फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस में लुइस 16 राजा हुआ, जिसका लोगों ने अपोज किया, उसके खिलाफ लड़ाई की और उसको हटाकर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया। वहाँ जहाँ एक व्यक्ति की मोनोपोली थी गवर्नमेंट पर, वहाँ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बनाया, जिससे हम आज लिबरल जो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं फ्रांस का, वो अभी उसी का अपडेटेड फॉर्म है। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हुआ क्या था बेटा? ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumor spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Approx 7,000 men women gathered in front of the town hall and decided to form a pupil militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. उनको ये लगा कि हमारा जो राजा लुई 16 जो है हमारे ऊपर हमला करेगा, हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो उस अटैक से बचने के लिए इन्होंने बेस्टिल कर जो जेल था वहाँ हमला किया और पूरे जो किंग का एम्पायर था, बिल्डिंग था, उस पर हमला किया। वहाँ से उन्होंने हथियार ढूंढने की कोशिश की जिससे वो किंग से लड़ सकें। उस समय बेस्टिल में 7 पीपल अरेस्टेड में थे, मतलब 7 पीपल जेल के अंदर थे, उन्होंने छुड़ा लिया। वहाँ से ये रेवोल्यूशन चालू होता है। ठीक है बेटा, तो हुआ क्या था बेटा, हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। ये बेटा बेस्टिल का इन्होंने फिगर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इन्होंने ये लोग यहाँ पे हमला कर रहे हैं, उस पर अटैक कर रहे हैं, जिससे रेवोल्यूशन दिख रहा है उसमें। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। बेटा 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 18th सेंचुरी का मतलब है बेटा 701 to 799, इस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? 18th सेंचुरी। ठीक है, अगर 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 1801 to 1899। ठीक है बेटा, हाँ अब हम बात करते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। बहरहाल in 1774 Louis 16 of Bourbon family of a king's throne of France. He was just 20 year old, married to Australian princess Mary. उसने मैरी से शादी की। ठीक है, फिर then long year of war drained that financially resources of France. उस समय काफ़ी लंबे समय से इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उसके कारण इन्हें फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहे थे। जब लुई 16 राजा बना, किंग बना, तब पूरा फ्रांस जो गवर्नमेंट था इकोनॉमिकली डाउन था, तो इसके पास पैसे तो थे ही नहीं। बेटा फिर आगे क्या हुआ? पैसे थे नहीं और ये लोग फ्रांस अमेरिका की मदद कर रहा था फाइनेंशियली। किससे लड़ने के लिए? ब्रिटेन से, क्योंकि उस समय अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी होती थी। ब्रिटेन फ्रांस का दुश्मन था, एनिमी था। ये दोनों आपस में एनिमी का एनिमी क्या होता है? फ्रेंड होता है। तो इन्होंने अमेरिका की फाइनेंशियली मदद की, लेकिन ये भूल गए कि हमारे पास खुद पैसे नहीं है, तो ये फाइनेंशियली क्राइसिस में आ गए। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या होता है बेटा? इन्होंने फिर बात आती है कि पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंशियली इकोनॉमिकल हम डेवलप कैसे होंगे? तो उसके लिए बेटा हमें फ्रांस की सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है। फ्रांस में किस नए तरीके के लेवल ऑफ कल्चर ऑफ सोसाइटी था, तो समझते हैं बेटा। तो पहला लेवल था क्लर्जी, नोबेल्टी
और थर्ड स्टेट क्या था बेटा? थर्ड स्टेज था मर्चेंट और लेबर का। क्लर्जी मीन्स वो वो व्यक्ति हुआ करते थे चर्च में फादर का काम करते थे, जो चर्च में फादर का काम करते थे, इस टाइप के व्यक्ति। नोबेल्टी में किंग, किंग प्लस किंग के आसपास के रिलेटिव, किंग के फैमिली में जो जो मेंबर होते थे वो नोबेल्टी के अंदर आते थे, उसको सेकंड स्टेट बोलते थे। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबेल्टी, थर्ड स्टेट में वो लोग आते थे जो इन लोगों की मदद करने के लिए यूज़ होते थे, जैसे बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियली, लॉयर, पेशेंट, फॉर्मर, स्मॉल पेरेंट्स, लेबर, सर्वेंट एक्सेट्रा। और इसके नीचे आते थी स्लेवरी, इसको स्लेव बोलते थे। ठीक है बेटा, ये 3 स्टेज थे। लेकिन बेटा यहाँ मेन बात ये थी, ये जो पोर्शन था ये पोर्शन निकाल कर देता था पूरा टैक्स, टैक्स टैक्स पे करने का जिम्मा टैक्स पे करने की अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी या फिर बर्डन किसके पास था? ये थर्ड स्टेज के पास, बिजनेसमैन मर्चेंट के पास ही एक वेला ये टैक्स पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ये टैक्स इनको क्लर्जी और नोबेल्टी को देते थे, इससे इनकी इकोनॉमिक चलती थी। ठीक है बेटा, अब ये कितना डिस्क्रिमिनेंट है कि एक थर्ड स्टेट वाला टैक्स देगा और ये दोनों मज़े करेंगे। ये देखो यहाँ पे फोटो में दिखाया भी है, ये आपका नोबल मैन है और ये एक थर्ड स्टेट का व्यक्ति है जो टैक्स दे रहा है इनको। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा द स्ट्रगल ऑफ सरवाइव। यहाँ एक टर्म आपको बुक में लिखना है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन आपको नोट्स करना है अपनी नोटबुक में। आपको लिखना है कि सब्सटेंस क्राइसिस क्या होता है, ये वाला आपको डेफिनेशन आपको बुक में लिख कर देना है बेटा। ठीक है, नोटबुक में आप लिखेंगे बेटा, सब्सटेंस क्राइसिस एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इन डेंजर। जब आपकी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी ना हो पाए उसको क्या बोलते हैं? सब्सटेंस क्राइसिस। ठीक है बेटा, इसको आप नोटबुक में नोट करेंगे। यहाँ हो क्या रहा था बेटा, प्रोडक्शन जो था वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहा था, डिमांड जो थी बढ़ती जा रही थी। इससे क्या हो गया बेटा? इससे बेटा लोगों में अफरा तफरी मर गई, क्योंकि जो जितनी डिमांड थी वो पूरी हो नहीं पा रही थी, तो लोग किंग के अगेंस्ट जाकर खड़े हो गए। ठीक है, और उन्हें ऊपर से टैक्स देना पड़ रहा था, तो ये इकट्ठा बर्डन जो थर्ड स्टेट था उसके ऊपर पड़ने लगा। सेकंड क्या था बेटा? इसी समय आ गया आपका ड्रॉट। इसी समय आ गया क्या बेटा? आपका ड्रॉट आया, हेल आया। ठीक है, इनसे क्या हुआ? वहाँ का उस समय का जो एग्रीकल्चर था वो भी डैमेज हुआ। ठीक है बेटा, यहाँ बेटा हम समझते हैं ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास मतलब उस समय इन लोगों ने व्यापार करना सीख लिया था, ट्रेडिंग सीख ली थी बेटा। तो ये ट्रेडिंग करने के लिए जो थर्ड स्टेज के कुछ लोग जो कैपेबल लोग थे वो अदर कंट्री जाते थे ट्रेडिंग करने के लिए, तो ट्रेडिंग से उनके पास पैसा आता था। इससे कुछ जो लोग थे जो मिडिल क्लास के थे, जैसे कि मर्चेंट हुए, वो उनका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट चालू हुआ। उतना नहीं जितना कि फर्स्ट और सेकंड का था, बट इन्होंने इकोनॉमिकली डेवलप हो गए। और जो मिडिल क्लास से थे, ना तो ये मिडिल क्लास में बचे ना ये अपर क्लास में गए, बीच में कहीं पे जाके लो गए। मतलब ना तो सेकंड स्टेट में है ना थर्ड स्टेट में, बीच में मिडिल क्लास वाले आ गए। ठीक है, यहाँ से हमें अब ये जो मिडिल क्लास वाले थे, ये अगर बेटा थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे तो फिर क्या करेंगे? जो पैसे को कहाँ पे खर्चा करेंगे? एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। एजुकेशन पे खर्चा करेंगे तो डेवलप होगा, माइंड डेवलप होगा, वहाँ उन्हें समझ में आएगा कि हम अपने अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ सकते हैं। तो वहाँ हमें 2 व्यक्तियों के नाम देखने को मिलते हैं। वैसे तो बेटा 3 व्यक्तियों के नाम देखना है, लेकिन यहाँ 2 व्यक्तियों के नाम दिए हैं, हम तीसरे को भी देखेंगे। पहला है लॉक और जॉन लॉक एंड जीन जैक रूजो। इन दोनों ने बुक लिखी। जीन जॉन लॉक की बुक का नाम था बेटा टू ट्रिटिस ऑफ गवर्नमेंट, राइट ऑन योर नोटबुक। बेटा इसके नोट्स बनाना है आपको। जॉन लॉक की बुक का नाम क्या था? टू ट्रिटिस ऑफ गवर्नमेंट। और जीन जैक रूजो, इनकी बुक थी द सोशल कंट्रोल। जॉन लेक उनका कहना यह था कि हम जो भगवान राजा को भगवान बोलते हैं, हम जो किंग को भगवान बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जो
एब्सोल्यूट राइट राजा का नहीं होगा, सभी में डिवाइड होगा। वहीं हमारे जो दूसरे फिलोसफर थे जीन जैक रूसो, उनका कहना था इक्वली वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, मतलब वोटिंग सबके लिए होनी चाहिए, वोट डालें सब, ठीक है। यहाँ पे एक तीसरा फिलोसफर था, उसका नाम है बेटा मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम था बेटा उसका? मॉन्टेस्क्यू। उसकी बुक का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की बुक है बेटा। उसमें उन्होंने 3 तरीके का डिवीज़न बताया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। कौन कौन सा बेटा? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये तीनों हमें अभी भी इंडिया में भी एंड मोनी मोर कंट्री में हमें अभी भी देखने को मिलते हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 डिवीज़न बताया किसने बेटा? मॉन्टेस्क्यू ने, अपनी बुक किसमें? द स्पिरिट ऑफ लॉज में। इन लोगों ने वहाँ लोगों में एक एनर्जी एनर्जी एंथुसिज्म डेवलप किया, जिससे वो लोग अपने राइट्स को समझे और राजा के अगेंस्ट जाके खड़े हुए, जिससे हमारा रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा। बेटा ये आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम इसके बाद अगले लेक्चर में आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू।